मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके वर्क एनर्जी एंड पावर के 9th लेक्चर पे, जहां पर हम लोग बात करेंगे आपके लास्ट लेक्चर के आगे। तो बच्चों, जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से जाके लास्ट लेक्चर देख लें ताकि चीजें सिस्टमेटिक आपकी आगे चलती रहे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में हमें ये देखने को मिला कि किसी जब स्प्रिंग को किसी बाह्य बल लगा करके खींचा जाता है तो उसमें आपको प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस निकाय में प्रत्यानयन स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने को मिल जाती है। अब ये जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है ये कब काम आएगी, जैसे इसको छोड़ दोगे तो वापस अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास करती है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो पाई, क्योंकि आपने उस पर कार्य किया। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। डेफिनेशन हमने बता रखी थी कि किसी स्प्रिंग पर या प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाकर यदि कोई कार्य किया जाए तो उस पदार्थ में यह ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और साथ ही साथ हमने प्रत्यानयन बल का भी फॉर्मूला बता रखा था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि इस ऊर्जा की एक्सप्रेशन कैसे निकाले, फॉर्मूला कैसे निकाले। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक। और इस ब्लॉक पर हमने स्प्रिंग का कनेक्शन दे रखा हुआ, ये विराम पे है फिलहाल के लिए, मान लीजिए रेस्ट में है, ठीक। और इस रेस्ट की पोजीशन को आप यहाँ पे O दे सकते हैं, O कोई पॉइंट है। फिलहाल के लिए अगर मैं बाहर से बल लगा करके इसे थोड़ा खींच दूं, लीजिए थोड़ा सा इसको बाहर की ओर खींचा गया बाह्य बल लगा करके। तो ये जैसे ही हम बाह्य बल लगा करके इसको खींचते हैं, ये लीजिए बाह्य बल लगा करके खींचा तो अंदर की ओर भी एक बल लगना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और ये कोई और नहीं, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, F डैश, ठीक। आपने इसको जब खींचा तो कितना खींच दिया, X खींच दिया, ठीक। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो ये अपनी स्थिति से आगे की ओर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो एनर्जी आ गई है। अब इसको ये गति प्रदान करेगा और ये कह सकते हैं कि ये सरलावर्त गति के जैसा भी व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो अंदर की ओर आ गया। तो ये आपने जब इसको खींचा और ये स्प्रिंग सबसे अच्छी स्प्रिंग है, आदर्श स्प्रिंग है, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी संपीड़ित होगा। तो जितना आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया है, खींचा है, विकृति लाई है, उतना ही संपीड़न भी, कंप्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने देख लिया आपके स्प्रिंग के साथ इस पिंड में एक्सट्रैक्शन, वृद्धि और कंप्रेशन, ठीक है, संपीड़न। तो इस तरीके से जो सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर हुई उसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल के लिए उसी के आगे जहां पे आपने कल कंप्लीट किया था, ठीक है। माना किसी आदर्श का मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगी किसी एक्स्ट्रा फॉर्म में, आदर्श स्प्रिंग से संबंधित पिंड को बाह्य बल लगाकर खींचने पर इस पर प्रत्यानयन बल इस पर स्प्रिंग पर। तो बच्चों ये होगा कितना, ये होता है आपका -kx, और ये x आपने कितना खींचा है वो डिसाइड करेगा। k आपका बल नियतांक है, ठीक। तो जहां पर हर स्प्रिंगों का अलग अलग होता है, मोटी स्प्रिंगों में k अधिक होगा और पतली स्प्रिंगों में k कम होगा, जहां k स्प्रिंग का बल नियतांक है। क्लियर, ये हो गया। अब स्प्रिंग पर कार्य निकालना होगा, तो स्प्रिंग पर बाह्य बल द्वारा कार्य, क्योंकि यही कार्य संचित होगा,
बाह्य बल द्वारा कार्य। तो कार्य बच्चों कैसे निकालोगे? कार्य निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप पहले छोटे सेक्शन के लिए कार्य निकाल लीजिए छोटे पे। तो छोटे पे निकालना है तो आपको लिखना होगा dw इज इक्वल टू, आपको लिखना होगा F एक्सटर्नल जो कि आप बाह्य बल लगा रहे हो, और साथ में आपने मान लीजिए इसको डिस्प्लेसमेंट जो है पहले छोटा दिया। याद रखिए बच्चों, जब भी आप बात करते हो किसी वेरिएबल मतलब परिवर्ती बलों के बारे में, तो परिवर्ती बलों के लिए सबसे पहले छोटे सेक्शन के लिए निकाला जाता है और फिर कुल निकालने के लिए उसे हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, मतलब समाकलन करते हैं। तो छोटे सेक्शन के लिए आपने वर्क डन निकाल लिया F बाह्य, ये बाह्य बल है xt और डॉट dx। ओके, अब यहां पर अगर बात करें कि F एक्सटर्नल और इसके बीच में, तो बाह्य बल इधर लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाह्य बल आपका इधर लग रहा है, ठीक, और आपने इसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करी। ओके फाइन। तो ऐसे केस में जैसे ही आपने बाह्य बल लगा करके खींचा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने बाहर बल इधर लगाया लेकिन प्रत्यानयन बल इधर, तो आप किसके विरुद्ध काम कर रहे हो? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध। तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो कार्य होगा वो क्या होगा? तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो कार्य है वो हो जाएगा आपका F dx, ठीक है, ये डैश लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो क्या? cos 180 डिग्री। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आप किसके विरुद्ध कर रहे थे? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध। तो बल अंदर की ओर और आपका जो खिंचाव है वो बाहर की ओर है। तो ऐसे केस में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? F डैश लिख दिया, जो कि आपको किसके विरुद्ध करने के लिए बता रहा है? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध। ऐसे केस में आप ये बता दिए कि F डैश जो है हमारा अंदर की ओर लगने वाला जो है वो प्रत्यानयन बल है, ठीक है। अतः स्प्रिंग को प्रारंभिक स्थिति ये है, इसको प्रारंभिक अवस्था कहेंगे, और ये जो है आपकी नई स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग को प्रारंभिक अवस्था से, ये आपकी नई अवस्था है, अंतिम अवस्था x तक खींचने में कार्य। तो ये कार्य कैसे निकालिएगा? तो कार्य निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? W इज इक्वल टू लिमिट कहां से कहां तक आपको लेके जाना है? 0 से खींचना है बच्चों, ठीक है। ये 0 देखो बच्चों, ये x1 और ये x2 होता है, याद होगा मैंने बताया था। और यहाँ पर हो गया ये F जो कि ये वाला बल है, ठीक, डैश लगा सकते हो आप यहाँ पे, और साथ में आप लगा सकते हो dx, ठीक। और यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना होगा आपको कि यहाँ cos 180 की वैल्यू जो आएगी है वो माइनस बना देंगे। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, ऊपर का इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा बच्चों, माइनस kx को, यहां से आपको कार्य को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन F डैश की वैल्यू चाहिए होगी, और F डैश कोई और नहीं, आपका वही प्रत्यानयन बल है। तो यहाँ पे ये माइनस में है, माइनस kx और साथ में dx, ठीक। और कहां से शुरू किए थे? 0 से आपने, और कहां तक लेके गए हो? आप लेके गए हो x तक, तो यहाँ पे x लिख सकते हो। तो यही कार्य जो है माइनस माइनस प्लस कर देगा, इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका 0 to x kx dx। इंटीग्रेट करिए बच्चों। जो लोगों को इंटीग्रेशन नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ऐसा ही काम यहाँ पे करिए। यहाँ पे x टू दी पावर बच्चों कितना है? 1 है, तो इसका मतलब 1 प्लस 1, और बटे में भी मतलब 1 प्लस 1 कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू k x टू दी पावर 1 प्लस 1 मतलब 2, और नीचे बच्चों 2, ब्रैकेट क्लोज करिए, लिमिट लिखिए 0 to x। क्लियर? अब एक बार अपर लिमिट रखिए x के जगह पे, और फिर उसके बाद एक बार लोअर लिमिट रखिए, ठीक है। आप लिख सकते हो इसे, दैट इज W इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 कॉमन, k कॉमन, एक बार लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस, और एक बार 0 का स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। यही कार्य ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अतः
स्थितिज ऊर्जा जो है वो कार्य को ही कहते हैं ना, तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो लिखा जा सकता है आपका U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए या फिर प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए। याद रखिएगा कि जो स्प्रिंगों की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, या आप किसी भी सिस्टम के प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करो कि स्प्रिंगों की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। और जबकि अगर मैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करूं, जबकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है बच्चों, ऋणात्मक दोनों हो सकती है। कुछ और जानकारी ली जाए, अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो आइए थोड़ा इसके ग्राफ को और स्टडी करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो हमने स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला देख लिया, वो अब आपको याद होना चाहिए कि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या क्या है। थोड़ा नोट पर चलते हैं और इसके ग्राफ को स्टडी किया जाए। अगर मैं बात करूं इस बारी इस वाले ग्राफ से, तो इस वाले ग्राफ में इस समय ये स्थायी अवस्था में, जब ये स्थायी अवस्था में है तो स्थायी अवस्था जब इसको खींचा गया तो यहाँ पर इस समय इस पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगाई जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। और इसको काइनेटिक एनर्जी से मोशन दे करके इसको खींच करके आप कहाँ लेकर गए आए, यहाँ पे। तो यहाँ पे लाके आप रोके हुए हो, पकड़े हुए हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। मतलब इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी नहीं चाहिए सबसे ज्यादा, और फिर जब आपने इसको खींच करके यहाँ तक लेकर के आए तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो होगी सबसे कम। एक बात की यहाँ पे ध्यान रखने वाली जरूरत यह है कि किसी भी सिस्टम के या किसी भी निकाय के एनर्जी के बारे में बात हो तो एनर्जी 2 टाइप के होते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। और टोटल ऊर्जा जो है गतिज और स्थितिज के ही योग से मिलती है, जिसे आप स्प्रिंग के, निकाय के यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात यह है कि अगर मैं किसी सिस्टम के ग्राफ के बारे में बात करूं तो ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाए। एक सेकेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है दूरी, ठीक है, ये भी आपकी दूरी को भी दिखाता है, ऐसी बात नहीं है। एक्स को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप इसको आर भी लिख सकते हैं। ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पे ये है आपकी ओरिजिन, ठीक। अगर मान लीजिए अगर आपने इसके इस वाली स्थिति पर बात की तो इस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा वाली लिमिट है किसकी, ऊर्जा की। तो ये है आपकी ऊर्जा वाला अक्ष, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को आप ब्रैकेट में ई भी लिख सकते हैं, ये एनर्जी वाला एक्सिस हो गया। यहां से अगर आपने इसको बाहर की ओर खींचा तो जैसे जैसे विस्थापन आपने दिया तो वैसे वैसे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक नई एनर्जी आ जाएगी, उससे आप कहेंगे स्थिर ऊर्जा। तो लीजिए आप इसको, इस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, और ये इस समय धीरे धीरे नीचे आएगा। और ये कर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको शायद याद हो कि जो स्थिर ऊर्जा होती है वो एक्स स्क्वायर के साथ डिपेंड करती है, तो ये इसका कर्व जो है परवलय के साथ नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। काइनेटिक एनर्जी इस समय जो 0 हो जाएगी। इस समय ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऐसा ही काम आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो छोड़ते ही ये काइनेटिक एनर्जी अब धीरे धीरे कहां पे आएगी, यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर इस समय जब से ही पहुंचती है तो इस समय इसकी स्थिर ऊर्जा तो मिल जाएगी इसको। तो इस समय मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा बात करूं, इस समय यहीं पर इस समय स्थिर ऊर्जा क्या होगी, 0। और जब आपने इसको खींचा तो उस समय इसकी स्थिर ऊर्जा जो होगी वो जो होगी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा मतलब कितनी, वही कुल ऊर्जा के बराबर, यही कहा जा सकता है। तो थोड़ा समझिए इस वाले सेक्शन को।
जब ये विराम में था तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, ये वाली स्थितिज ऊर्जा वाला ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा, और ये है आपका गतिज ऊर्जा वाला कर्व। तो इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है, मतलब U जो है वो इस समय हम कह सकते हैं कि इस समय इस सिस्टम की स्थिर ऊर्जा जो है वो मिनिमम, और यहाँ पर जो स्थिर ऊर्जा हो गई है बच्चों, यहाँ पे आने के बाद वो मैक्स हो जाएगी। मतलब इस समय हम कह सकते हैं कि जब 0 पर था तो कुछ भी नहीं था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी 0 और स्थितिज ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम हो गई यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जब ये सिस्टम अंदर की ओर आता है और जब यहाँ पहुंचता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे फिर से स्थिर ऊर्जा 0 हो गई, और इस बारी विस्थापन कितना हुआ है, अंदर की ओर x, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही कहानी फिर से देखिए जरा। फिर यहाँ से जब अंदर की ओर आएगा तो इस समय फिर इसकी स्थिर ऊर्जा जो होगी वो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, इधर पहुंचकर फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए ये गतिज ऊर्जा क्या हो गई, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, 0। कितनी दूरी पर बच्चों, ये दूरी x होगी, ये दूरी भी x होगी, ठीक। इस दूरी पर पहुंचकर इसकी गतिज ऊर्जा फिर 0 हुई, और एक बार यहाँ 0 हुई थी। बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर 0 हुई गतिज ऊर्जा, यहाँ 0 हुई। अब फिर जब ये वापस जाने की कोशिश करेगा तो इस समय जब यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 हुई तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिएगा ये मैक्सिमम था, और फिर उसके बाद वापस अपनी अवस्था में आने की कोशिश करेगा प्रारंभिक स्थिति में, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंच के फिर से इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हो गया स्थिर ऊर्जा का मैक्सिमम पॉइंट। तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है किसी आदर्श स्प्रिंग के लिए वैरी करता है दोनों साइड में, एक बार गतिज ऊर्जा 0 और फिर उसी समय स्थिर ऊर्जा मैक्सिमम, एक बार गतिज ऊर्जा मैक्सिमम तो उस समय स्थिर ऊर्जा 0। ये पूरा कर्व आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ये जरूरी है। बात क्लियर हो रही है, ओके फाइन। तो यहाँ से हमने बात कर ली प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के बारे में। अब बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत एक बात तो तय है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से ही निर्धारित होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर के सिस्टम की निकाय की कुल ऊर्जा या फिर आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो किसी सिस्टम की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार निकाय की समस्त ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में स्थापित होती है, चली जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से किसी निकाय की कुल ऊर्जा न ही उत्पन्न की जा सकती है तथा न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अतः इसे ऊर्जा, इसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। याद रखिए इस बात। किसी निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो एक्चुअली गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के योग से प्राप्त होती है। इसे आप दिखा सकते हो यांत्रिक ऊर्जा को
कैपिटल ई से, और इसे दिखा सकते हो के, और इसको दिखा सकते हो ई इज इक्वल टू के प्लस यू। अब इस संरक्षण के नियम की पुष्टि कर लिया, मतलब कि इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।